टोपी खादी की, यहाँ हवा गाती फिरती है विजय सिंह के से दीवानों की। वट वट तो जिंदा समाधि है आज़ादी के परवानों की। परवट तो जिंदा समाधि है आज़ादी के परवानों की। बहुत स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के तत्वाधान में प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को, यानी पूरे देश के अंदर जितने भी लगभग 350 जिले हैं जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है, और हर जगह शहीद स्मारक पर, शहीद स्तंभ पर, और जो भी हमारे आज़ादी के अवशेष हैं वहां पर जाकर के शहीदों को नमन करते हैं, और स्वतंत्र सेनानी अगर जीवित हैं उनका अभिनंदन करते हैं। और जैसे कि अभी हमने विश्वनाथ भारद्वाज जी की जीवनी हमने उनके ही पुत्र के माध्यम से सुनी, तो ये आज़ादी के परवानों को याद रखने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है। और हमें यह भी आत्ममंथन करना होगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम पूरे देश के अंदर करोड़ों परिवार हैं स्वतंत्र सेनानियों के, लेकिन आज ये तय है कि आज हमसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जा रही है वो लोकतंत्र सेनानियों को दी जा रही है, राज्य आंदोलनकारियों को दी जा रही है। जबकि देश बड़ा है, देश पहले है, सभी मानते हैं कि देश पहले है। अगर देश पहले है तो देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्र सेनानी भी पहले स्थान पर होने चाहिए, यही हमारी मांग है और हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और निश्चित रूप से आज़ादी के जो दीवान हैं उनको भूलने नहीं देंगे। हमारा प्रयास है कि जैसे व्यक्तिगत स्तर पर एक हम पुस्तक तैयार हो रही है, स्मारिका तैयार हो रही है, जिसमें स्वतंत्र सेनानियों के वीर गाथाएं और उनके परिवार का विवरण उसमें आ रहा है, तो यह हम चाहेंगे कि सरकार के स्तर पर भी इस तरह का, हालांकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ, हर जिले के इतिहास को लेकर के किताबें लिखने का उसमें लक्ष्य था, भारी भरकम बजट भी था, लेकिन अभी तक मुश्किल से 2 या 4% ही उसमें सफलता मिली है, और वो सब बजट का अंदर बाट हुआ है। तो अगर वास्तव में स्वतंत्र सेनानियों को और देश के अमर शहीदों के प्रति हमें सच्ची श्रद्धांजलि अगर करनी है, तो उनके इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए वो पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इस ओर हमें जरूर ध्यान दें, और ये हम लगातार अपने माध्यम से सरकार को प्रतिवेदन भी भेजते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, हर महीने के प्रथम रविवार को 10 बजे 10 मिनट अपने पूर्वजों के नाम कार्यक्रम अंतर्गत आज स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठनों ने देश भर में स्वतंत्र सेनानी स्मारक व शहीद स्थलों पर जाकर राष्ट्रगान करके अपने पूर्वज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रुड़की में सुनहरा वटवृक्ष पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्वतंत्र संग्राम सेनानी विश्वनाथ भारद्वाज की जीवन गाथा सुनाई गई। वहीं हरिद्वार में अमर शहीद जगदीश वत्स पार्क में स्वतंत्र सेनानी विशाल कौशिक को याद कर उनके योगदान पर चर्चा की गई। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों ने एग्जिट पोल के दावे भी फेल कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के हार जाने और इन राज्यों में मोदी का जादू बरकरार रहने से राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। जबकि तेलंगाना में केसीआर को हराकर कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। राजस्थान में 199 सीटों में से 115 पर भाजपा आगे चल रही है, वह 72 सीटें जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 69 पर बढ़त लेते हुए 40 सीटें अभी तक जीती हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार के 25 मंत्रियों में से 17 मंत्री हार चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी से मिलकर उन्हें बधाई देने वाले पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उक्त कार्रवाई की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 राज्यों के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन राज्यों में जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने मन की बात नतीजों के रूप में बता दी है, जिस कारण अब 2024 की जीत को लेकर कोई शंका
नहीं रह गई है। एम्स ऋषिकेश परिसर में चिकित्सक की ड्रेस में घूमते हुए एक संदिग्ध महिला को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गत 19 सितंबर को भी एम्स में एक फर्जी चिकित्सक पकड़ा गया था। उत्तराखंड में सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया में कर्मचारी रखने के नाम पर करोड़ों घोटाले के मामले में सीबीआई डीएवी कॉलेज के 14 छात्रों की तलाश कर रही है। सीबीआई दिल्ली ने 2021 में उक्त मामला पंजीकृत किया था। इसमें एक निजी कंपनी को 30 से 40 संविदा कर्मचारी रखने के बाद 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जबकि कर्मचारी केवल कागजों में ही रखना दर्शाए गए थे और मौके पर कोई भी नियुक्ति नहीं की गई थी। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एयरपोर्ट परिसर का दौरा किया। 821 एकड़ भूमि में बने एयरपोर्ट से अयोध्या दुनिया के देशों से जुड़ जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने विभिन्न न्यायिक आयोगों में देश की मध्यस्थता प्रणाली पर कब्जा जमाया हुआ है, जिस कारण अन्य लोग अयोग्य लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। उन्होंने इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई। मैं न होता तो क्या होता, हम कभी इस भ्रम में न रहें, क्योंकि परमात्मा को जो जिससे कराना होता है वह करा ही लेता है। हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। इसी पर देखिए आज का यह प्रेरक वीडियो। सुंदरकांड में बहुत ही रोचक प्रसंग है जिसका नाम है मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जब क्रोध में आकर रावण सीता मैया को मारने के लिए बढ़ा, तब हनुमान जी का मन करा कि उससे उसकी तलवार छीनकर उसका गला काट दे, लेकिन उन्हें नहीं करना पड़ा क्योंकि उनसे पहले मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। और तब हनुमान जी को एहसास हुआ कि ईश्वर को जो काम जिससे लेना होता है उसी से लेते हैं। अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो क्या होता। इसी तरह त्रिजटा ने कहा था कि मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर आएगा, वो लंका को जलाएगा। तब हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु ने मुझे तो लंका जलाने को कहा ही नहीं है, लेकिन रावण ने खुद ही अपने सैनिकों से कह दिया कि इस बंदर की पूंछ पे कपड़ा बांधकर घी डालकर आग लगा दो। तब उसे समझ में आया कि प्रभु श्री राम तो अपना काम जब रावण से भी करवा सकते हैं, तो मैं क्या चीज हूं। इस संसार में ईश्वर को जिससे जो कुछ कराना होता है वो करा लेते हैं। हम लोग एक निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये गलतफहमी, ये भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। याद रखें, ईश्वर को जिससे जो कराना है वो करा ही लेंगे। हम ना श्रेष्ठ हैं, ना हम खास हैं, बस हम उस ईश्वर के एक दास हैं।